हम बात कर रहे हैं ऊर्जा के जगत के बारे में। एनर्जी इज एवरीथिंग, हाउ डज इट वर्क, लेट्स सी। देखिए, सूरज है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर सारे के सारे पेड़ पौधे हैं। कोई एक पेड़ लीजिए, पेड़ का तना काटिए, उसके अंदर आपको गोल 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 सर्कल्स या वर्तुल नजर आएंगे। ये वर्तुल बताएंगे कि उस पेड़ की उम्र कितनी है। उम्र सालों में नापी जाती है, और साल क्या होता है? पृथ्वी का सूरज के आसपास एक चक्कर। तो हर पेड़ एक गवाही देगा कि पृथ्वी ने जब से वो पेड़ आया है कितने चक्कर मार ली हैं सूर्य के। हर पेड़, चाहे वो अफ्रीका का पेड़ हो, चाहे वो एशिया का पेड़ हो, चाहे वो अमेरिका का पेड़ हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चीज पृथ्वी पर और सूरज के बीच में घट रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन पेड़ों के जगत में भी हो रही है। एक कहानी मुझे याद आती है रामकृष्ण परमहंस जी की, कि वो कुछ अपने शिष्यों के साथ नदी पार कर रहे थे कलकत्ता के अंदर। सडनली उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो जो उनके शिष्य थे बड़े एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे, क्योंकि बाकी लोग भी थे। उनको शर्म आ रही थी कि यार ये हमारे गुरुजी कैसे हैं, कोई इनको मार नहीं रहा, फिर ये बोल रहे हैं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। शिष्य एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे कि यार आज हमारे गुरुजी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, समझ में नहीं आ रहा, कोई इनको कुछ कह नहीं रहा, इसके बावजूद ये चिल्लाई जा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद नाव जो है वो पहुंची और आगे। तो एक शिष्य उठा और उसने रामकृष्ण परमहंस जी को जाके बोला कि यार आप गुरुजी शोर मचा रहे हैं, आपको कोई नहीं मार रहा, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। कहते हैं भाई मेरे पीछे देखो, मेरी पीठ पे देखो। तो देखा रामकृष्ण परमहंस जी की पीठ पे बैंत के निशान थे, कि किसी ने उनको बैंत से जैसे पीठ पे मारा हो। तो स्टूडेंट बड़ा हैरान हुआ, शिष्य बहुत हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद वो जो नाव थी वो किनारे पे पहुंची, सब लोग उतरे तो उन्होंने देखा कि 2-3 लोग मिलके एक व्यक्ति को मार रहे थे, और उसकी पीठ पे बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की पीठ पे थे। यानी कहीं उनका जुड़ाव उस व्यक्ति के साथ हो गया, और सेम दर्द जो उस व्यक्ति को महसूस हो रहा था वही इनको भी महसूस होना शुरू हुआ। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर सहानुभूति, अंग्रेजी में कुछ हद तक इसको बोलते हैं एम्पथी। पैथोस मतलब फीलिंग, एम मतलब एक जैसी, सिमिलर या सेम फीलिंग्स, एम्पथी। सिंपथी नहीं, सिंपथी मीन्स फीलिंग फॉर द अदर, एम्पथी मीन्स फीलिंग लाइक द अदर। तो एक चाइना में ट्रेडिशन था, पहले आपने हफ्ता सुना होगा, हफ्ता जैसे बॉम्बे में हफ्ता चलता है, ऐसे चाइना में भी हफ्ता चलता था। हफ्ता नहीं कह ले, महीना कह ले, महीना चलता था। उसमें हर एक फैमिली को डॉक्टर को महीना देना पड़ता था। डॉक्टर की ये ड्यूटी थी कि वो देख ले कि फैमिली का जो आदमी है, यानी कि उनका जो क्लाइंट है डॉक्टर का, वो बीमार ना पड़े। अगर वो बीमार पड़ता तो डॉक्टर को उसे पेमेंट वापस देनी पड़ती। इसका मतलब उस जमाने में भी चाइनीज डॉक्टर के पास एक ऐसी प्रणाली थी, एक ऐसी टेक्निक थी, जिसके अंदर वह ये भांपने में कामयाब हो जाते थे कि बीमारी शरीर पे आने वाली है। बीमारी आने से पहले वो बीमारी को पकड़ने की उनके पास कोई तरीका था। ये तरीका बाद में हमारे को सबको समझ आया। जब किरलियन साहब ने, जो एक रशियन, ये तरीका हमें तब समझ में आया जब किरलियन फोटोग्राफी आई। किरलियन साहब ने एक ऐसा कैमरा निकाल दिया जो व्यक्ति के आसपास के आभामंडल को या व्यक्ति के आसपास की ऊर्जा को भी कैद कर लेता है। जहां पे काला रंग आए वो बॉडी ऑर्गन प्रॉब्लम में आने वाला है, उसको वहां काले रंग को ठीक करो तो वो बॉडी ऑर्गन प्रॉब्लम में आने से बच जाएगा। ऐसा चाइना में प्रचलन पहले था। इसका मतलब हमारा शरीर जो दिखता है सिर्फ ये नहीं होता, इसके बाद कोई और भी बॉडी है। हमारे तो ग्रंथों में कहा ही है कि 3 तरह के हमारे शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, फिर एक सूक्ष्म शरीर, और हम उससे भी आगे गए और हमने बोला एक कारण शरीर। हम 3 शरीरों की हिंदुइज्म के अंदर चर्चा करते हैं। तो ये जो हमें क्यों लगता है कि हम सिर्फ बॉडी हैं, बात इस पे है क्योंकि यहां से जब बाहर निकलेंगे तभी एनर्जी के वर्ल्ड में प्रवेश होगा, और जब एनर्जी के वर्ल्ड में प्रवेश होगा तभी हीलिंग के वर्ल्ड में प्रवेश होगा, और जब हीलिंग के वर्ल्ड में प्रवेश होगा तभी रेकी के जगत के अंदर प्रवेश हो पाएगा।
तो जो हमें दिखता है, जो हम सुनते हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन्हीं से हम अपनी सच्चाई निर्मित करते हैं। ये मेरा हाथ है, कैसे पता आपको हाथ है? क्योंकि आपने देखा, जो आपको दिखा तो आप समझ गए कि ये हाथ है। लेकिन हमारी जो सेंसेस हैं, इनके थ्रेशोल्ड्स हैं, इनके लाइमन्स हैं, इनकी लिमिट्स हैं। हम सब कुछ सुन नहीं सकते। हम सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। लेकिन डियर हमसे भी ज्यादा सुन सकता है। मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में एक डियर पार्क है हौसखास के अंदर। तो एक दिन मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए हौसखास गया। वहां पे डियर था। मैं डियर पे दबे पांव गया। मुझे भी समझ में आ रहा था कि मेरे कान में कोई आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब मैं आवाज नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा और पास गया तो डियर भाग गया, क्योंकि मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा था वो पत्तों की आवाज जो मेरे पैर से हो रही थी, पर उस डियर को सुनाई पड़ रहा था, क्योंकि वो 5 हर्ट्ज की आवाज भी सुन लेता है। तो मेरे हिसाब से तो कोई आवाज हुई नहीं, लेकिन उसके हिसाब से बहुत आवाज हुई। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखिए, ये पेपर लें, ये मैं पेपर लिया और ये मैंने पेपर गिराया। ये पेपर गिरा तो इसने जरूर गिरने पे कुछ ना कुछ आवाज करी होगी। क्या आपको आवाज आई? क्योंकि इतनी सूक्ष्म आवाज आप नहीं सुन सकते। ठीक ऐसे ही एक जो ईगल होती है, वो दूर से 5 किलोमीटर की दूरी से भी देख लेती है, हम नहीं देख पाते। एक कुत्ता जो है वो दूर से भी स्मेल कर लेता है, हम नहीं कर पाते। तो हमारी सेंसेस बहुत सीमित दायरे में कार्य करती हैं। आप जितना देख सकते हैं उस पर अगर बायनोकुलर लगाएं तो आपका देखना डबल हो जाता है। अगर आप टेलीस्कोप लगाएं तो वो दूर चांद तारे भी आपको पास नजर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप लगा लें तो ये कोई छोटी सी चीज भी हो तो इसके अंदर और गहराई से आप सूक्ष्म नजर से देख सकते हैं। तो एक साइंस होती है फिजिक्स। जो फिजिक्स आई, वो जिस शब्द जिस धातु पे बना है, वो धातु था लैटिन के अंदर फिजिका या ग्रीक के अंदर फुजिका। इसका मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। और ये कहां से आया था? ये धातु भी आया था फुसिस से, जिसका मतलब होता है नेचर। यानी शुरू में जो फिजिसिस्ट रहे होंगे वो लोग यही चाहते थे कि वो नेचर को स्टडी करें। अब नेचर को न्यूटोनियन फिजिक्स ने कैसे स्टडी करा? भाई, लोगों को कहना था कि चीजों की नेचर ऐसी है कि कण कण में भगवान है, एवरीवेयर देयर इज ओनली गॉड, एक ओंकार सतनाम। हर रिलीजन ने ऑलमोस्ट ये बात दोहराई है। बीइंग अ फिजिसिस्ट, बीइंग अ साइंटिस्ट, उन्होंने कहा भाई हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सब चीजों को लेते हैं और सब चीजों को तोड़ना शुरू करते हैं। पेंसिल को तोड़ो, ये बॉटल है, बॉटल को तोड़ो। और जो भी चीज देखते हैं, ये कोट है, कोट के चीथड़े उड़ाओ। जो भी चीजें हैं इनको तोड़ तोड़ के, अगर हम एक हैं तो जब हम इनको तोड़ें तो हमें जो मिले वो एक होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि हम एक हैं। तो फिजिसिस्ट ने सब कुछ को तोड़ना शुरू करा और वो पहुंच गए एक एटम के अंदर, एक ऐसी चीज के अंदर जो इसके अंदर भी एक जैसी है, जो इसके अंदर भी एक जैसी है, और जो इसके अंदर भी एक जैसी है। उस चीज पर वो लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा देखो हम कितने बढ़िया साइंटिस्ट हैं, हमने प्रूव कर दिया कि वाकया में सब चीजें एक ही तरह की चीज से बनी हैं, जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, एटम। क्योंकि टॉम का मतलब होता है टू कट, और ए जिस रूट के आगे लगाते हैं तो वो उसको मना करता है, कहता है कि नहीं यू कांट। तो ए बोलता है कांट और टॉम बोलता है कट। ए टॉम या एटम मतलब यू कांट कट इट डाउन फर्दर। लेकिन हुआ क्या, कुछ और वैज्ञानिक आए, कुछ और फिजिसिस्ट आए, उन्होंने तकरीबन 1895 के आसपास इस एटम को भी तोड़ डाला। जब एटम को तोड़ डाला तो क्या निकला, जिसको हम बोलते हैं हिंदुइज्म में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी की तिगड़ी, या क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये जी तीन चीजें मिली तो लोगों को समझ में आया यार कि साइंस का स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कुछ ताल्लुक तो जरूर है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा डेवलपमेंट
इस वक्त नहीं हुई, लेकिन 1925 के आसपास बिल्कुल साइंस का नजरिया चेंज होना शुरू हो गया। तब आई क्वांटम फिजिक्स। यानी लोगों ने देखने की कोशिश करी कि भई अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी अंदर देखा जाए, इनके अंदर क्या है। तो जब इनको आगे तोड़ा गया तो हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई। देखा यह गया कि इनके अंदर कुछ भी फिजिकल नहीं है। जिन चीजों को आप फिजिकल समझते थे, जब इनको तोड़ा तो निकला एटम, जब उसको तोड़ा तो निकला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जब उसको तोड़ा तो अंदर कुछ नहीं निकला, सिर्फ एनर्जी निकली। एनर्जी वॉर्टिसेस निकले, यानी एनर्जी ऐसे घूमती घूमती, यानी एनर्जी वाइब्रेट करती करती, ऐसे कहूं तो ऐसे और ऐसे कहूं तो ऐसे देखने का नजरिया है। एक चीज घूम रही है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये घूम रही है, और अगर ऐसे देखेंगे तो ये इस तरह घूम रही है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा। आप ऐसे मान लें कि छोटे छोटे टॉर्नेडो दिखे। अब आप अपनी गाड़ी लेके जाएं किसी टॉर्नेडो के अंदर से, तो क्या होगा? तो जब आप टॉर्नेडो में से गाड़ी लेके जाएंगे, गाड़ी उड़ जाएगी। आप कहेंगे नहीं, टॉर्नेडो तो दिखता है। हाँ, वो दिखता तो है, पर वो इसलिए दिखता है क्योंकि वो रास्ते में से धूल इकट्ठी जो हो जाती है, वो धूल को उड़ाता है तो आपको दिखता है। अगर धूल ना हो तो आपको टॉर्नेडो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप उसके अंदर हाथ डालेंगे तो आप उसकी फोर्स को, आप उसकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। और यही एनर्जी हर चीज के, एटम के, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अंदर देखी गई। यानी फिजिकल से चलते 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 नॉन फिजिकल तक पहुंच गए। यानी हर एक एटम, एक नजरिए से देखा जाए तो एक वाइब्रेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन आप इसको देख इसलिए पाते हो क्योंकि एटम रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो जो भी चीज रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, आप देख पाओगे। आप मुझे देख सकते हो क्योंकि अभी लाइट है, अभी अंधेरा कर दें, आप नहीं देख सकते। तो एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर सिर्फ खाली एनर्जी वॉर्टिसेस। तो क्वांटम फिजिक्स ने दुनिया के सोचने का नजरिया बदल दिया, क्योंकि मैटर जो था वो समझ में हमें ये आया, ये जो स्थूल चीज थी, ये जो मैटर था, ये समझ में ये आया कि इट इज ओनली एन इल्यूजन ऑफ एनर्जी एंड लाइट। एक्चुअली ये एनर्जी है, बट ये माया जाल, इल्यूजन मतलब माया जाल एनर्जी और लाइट का। हम तो शुरू से कहते हैं ये माया जाल है, लेकिन साइंस ने भी अब कहना शुरू कर दिया कि हाँ, ये माया जाल है। क्योंकि ये है नहीं, पर फिर भी ये दिखता है। ये क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ आवर सेंसेस। हमारे सेंसेस की पावर से अगर देखेंगे तो ये दिखेगा, अगर माइक्रोस्कोप की पावर से देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा। इसके अंदर घूमते हुए एटम्स दिखेंगे। अगर और सूक्ष्म नजरिए से देखेंगे, अगर और माइक्रोस्कोप की पावर को बढ़ा देंगे, तो इसके अंदर एनर्जी वॉर्टिसेस भी कल को आपको दिखेंगे। तो आइंस्टीन साहब, उनका यह कहना था कि ये जो एनर्जी वॉर्टिसेस हैं, ये जो एनर्जी की फील्ड है, दिस इज द सोल गवर्निंग एजेंसी ऑफ एनी पार्टिकल और मैटर। स्पिरिचुअलिटी में जो मॉडर्न फिजिक्स जिसको फील्ड कहती है, एनर्जी फील्ड, इसी को स्पिरिचुअलिटी ने स्पिरिट का नाम दिया है। आप ऐसे समझें कि एक टेलीविजन है और टेलीविजन में कोई ब्रॉडकास्ट आ रहा है। अब वो ब्रॉडकास्ट आ रहा है, ये टेलीविजन जो है गलती से ये टूट गया। अगर टेलीविजन टूट भी जाए तो क्या ब्रॉडकास्ट आना बंद हो जाता है? नहीं। आप टेलीविजन दूसरा ले आइए और फिर आप उसके ऑन करिए तो ब्रॉडकास्ट वही आना शुरू हो जाता है। हाँ, टेलीविजन जो है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि टेलीविजन आप है और जो पीछे से ब्रॉडकास्ट आ रहा है वो एनर्जी है। आपकी जो बॉडी है, जो आपकी बायोलॉजी है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैटर शेप्ड बाय द फील्ड विच एग्जिस्ट वेदर यू आर देयर और यू आर नॉट देयर। आपके जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, ये रिस्पॉन्ड करते हैं उस ब्रॉडकास्ट को। हर एक के पास एक एंटीना लगा हुआ है। मेरे सेल्स के पास मेरा एंटीना है, आपके सेल्स के पास आपका एंटीना है। कुछ पार्ट उस ब्रॉडकास्ट का मैं ले पाता हूं, आपके पास जो रिसेप्टर है, कुछ ब्रॉडकास्ट आप ले पाते हैं। कहीं आपकी ट्यूनिंग है, कहीं मेरी ट्यूनिंग है, कहीं किसी और की ट्यूनिंग है। अगर हम मर जाएं और मरने के बाद एक ऐसा एम्ब्रियो डेवलप कर दिया जाए
जिसके अंदर वही सेल रिसेप्टर्स हों जो हमारे अंदर थे, तो हम पुनः जीवित करे जा सकते हैं। इसलिए माइकल जैक्सन को यह बात शायद किसी ने समझाई और वो ये चाहते थे, उन्होंने बहुत पैसा इस चीज पे खर्च करा कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी संभाल लो, क्योंकि वो कहते थे कि साइंस आज नहीं तो कल मैक्सिमम और 200 से 300 साल के अंदर यह सूत्र भी पालेगी कि वो एम्ब्रियो को कैसे रीजेनरेट करना है। क्योंकि आपने सुना होगा एक क्लोनिंग नाम की चीज निकल गई जीन्स के बारे में जानने के बाद, जिस पे हम फिर कभी चर्चा कर सकते हैं। तो उनका यह मानना था कि आने वाले और 250-300 वर्ष के अंदर साइंस पुनः आपका एम्ब्रियो निर्मित करने में सक्षम हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो वह अपनी जिंदगी में दोबारा लौट के आ पाएंगे। पर देखिए, डेस्टिनी का रोल यह था कि उनकी बॉडी जब पाई गई, जब मृत शरीर देखा गया, तो वह इस हालत में नहीं था कि उसको प्रिजर्व करा जा सके, इसलिए यह काम नहीं हो पाया। तो हम जब हीलिंग करते हैं तो हम उस एनर्जी को, उस ब्रॉडकास्ट को हील करने की कोशिश करते हैं और वहां से बॉडी हील होती है। अगर एनर्जी ठीक आएगी तो सेल्स अलग तरीके से काम करना शुरू करेंगे। ये हमारी बेसिक सोच है। जैसे कई बीमारियां ऐसी होती है जो जन्मों से चली आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा कह लीजिए आप। तो अस्थमा के अंदर क्या है, आज से 15-20 साल पहले मैं दिल्ली के अंदर एक सेंटर खुला डायनेटिक्स का, जो एल रॉन हबर्ट साहब, बहुत बड़ी संस्था है ये, एक अमेरिका में और कई और देशों में भी। मैं वहां गया, इन्होंने एक मशीन निकाली थी टाइम रिग्रेशन की। मैंने सोचा कि अगर मैं इसका फायदा उठा पाऊं तो अच्छी बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या भाव है, तो तब पता लगा कि जी वो 4 लाख की मशीन है। मैं कहा भाई, इसको तो हम साइकोलॉजिकल जगत में पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो वैसे ही कर लेते हैं, तो फिर इससे ये इतनी महंगी है, इससे हम इसके बगैर ही काम चला लेते हैं। तो जिन लोगों को साइकोलॉजी की नॉलेज है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की नॉलेज है, उनके लिए वो मशीन जरूरी नहीं थी। और मैंने फिर कोशिश करी कि मैं उसके बगैर आजमा को ठीक करूं, पर उनकी समझ भी यही कहती थी कि अगर व्यक्ति को पीछे लेके जाया जा सके जहां पे वो कहीं डरा था, तो उसका एज़मा को सॉल्व करा जा सकता है। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं, तो जो हम हिट कर रहे हैं जिस चीज को, वो ब्रॉडकास्ट है। उसका लेना देना इस जन्म से भी है, उसका लेना देना पहले के जन्मों से भी है, उसका लेना देना आपके अंतरतम मन से है। यू आर नॉट अ बॉडी हु हैज अ सोल, यू आर अ सोल हु हैज अ बॉडी। ये हमारी बेसिक समझ है। अब ये एनर्जी की अगर समझ हो, तो इसको मेडिसिन के रूप में कैसे लगा के व्याधियों को ठीक करा जा रहा है आजकल, ये चीज मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।